gone. No, he's dropped another. So hello guys, welcome to the match review of the India versus England first test match. England won this test match from 5 wickets. We are going into the deep analysis of the match कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ. So फर्स्ट इनिंग्स का रिव्यू मैंने डाला हुआ है हमारे चैनल्स पे, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके. सो अभी हम लोग सेकेंड इनिंग्स पे आएंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स के कुछ टॉकिंग पॉइंट्स. सबसे पहले तो जो कोलैप्स हुआ कि आप 440 पे आई थिंक समथिंग एंड 471 पे आप ऑल आउट हो गए. सो जो कोलैप्स ही इंडिया का फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है. हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि जो सेना कंट्रीज़ होती हैं या फिर कहीं अच्छी बॉलिंग होती है तो इंडिया का जो नीचे से कोलैप्स होता है वो बहुत जल्दी होता है. हालांकि जब स्पिन कंडीशंस आती है तो अभी तक अश्विन और जडेजा ने वैसे ही बचाया उन लोगों को. अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने बांग्लादेश टेस्ट में देखा था, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट जो चेन्नई में था उसमें अश्विन का शतक आया था. तो ऐसे सिचुएशंस में कई बार अश्विन और जडेजा ने हम लोग को बचाया भी है. लेकिन ऑब्वियसली बात है, हम जब लोग इंग्लिश कंडीशंस में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कोई भी ऐसी कंडीशंस में जाएंगे जो हम लोगों के लिए जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रेडी नहीं होते हैं, वो पेस कंडीशंस होती हैं, तो उसमें क्या होगा, सामने वाली टीम की आपको ज़्यादा टेल अच्छी दिखेगी. लेकिन फिर वही ये चीज़ हम लोगों के ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए. तो फिलहाल सेकेंड इनिंग्स में क्या हुआ, जब इनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो जो हमारे जस्ती साहब है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही करते हैं, क्रॉली को वापस भेज देते हैं. लेकिन उसके बाद दकेट और पोप के बीच जो एक्चुअली इस पार्टनरशिप ने इंडिया को पहले हल्का हल्का पीछे ढकेलना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप देखते हो कि पोप ने सेंचुरी मारी है, एक अच्छा ब्रिलियंट 100 किया पोप ने, एंड डकेट ने भी एक अच्छा 62 किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस मैच में काफ़ी हद तक इंग्लैंड धीरे धीरे आने लगी. अब हालांकि रूट ने जितना रूट से एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने वो जाने से पहले दिन में अपना विकेट गंवाया. लेकिन इस बात पे मैं बात करूंगा उन कैचेस और नो बॉल्स की. यार बहुत ज़्यादा कैचेस छूटे इस मैच में, स्पेशली जायसवाल से, जो उन्होंने 4 से 5 कैचेस छोड़े. एक्चुअली जायसवाल का हम लोग ने पीरियड देखा है कि या तो वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, या हम लोग ने देखा अक्सर कि उनकी फील्डिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. लेकिन बात क्या होती है कि जब वो कैचेस छोड़ते तो वो एक थ्रॉटल में, मतलब एक काफ़ी सारे एक ही मैच में शायद 6-7 कैचेस छोड़ते. वो हुआ भी, उन्होंने लगभग इस मैच में 4 से 5 कैचेस छोड़े. एक रनआउट भी उनसे छूटा है शायद से, तो बहुत शायद इसी से. उसके अलावा हैरी ब्रुक, देखिए सेकेंड डे एंड होता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इंडिया काफ़ी हद तक हो चुकी थी, ऑल आउट हो चुकी थी. लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड भी इतना आगे मैच में निकला नहीं था. पोप का 100 हो गया था, लेकिन अभी भी मैच में काफ़ी कुछ इंग्लैंड के लिए भी था, क्योंकि बहुत बड़ी लीड थी. इसी बात है, 471 जब आपकी लीड होगी तो आपको लीड बहुत स्कोर करना पड़ेगा. फिर क्या होता है, इंडिया दोबारा बैटिंग पे, इंग्लैंड दोबारा आती है सेकेंड डे पे. सेकेंड डे पे क्या होता है, अभी तो मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे लग रहे थे. मोहम्मद सिराज ने सेकेंड डे में वो चीज़ करी भी. पोप आउट हुआ, उसके बाद उन्होंने बेन स्टोक्स को बहुत अच्छे सेटअप करके निकाला. और एक्चुअली क्या हुआ, जिस गेंद पे आउट हुए शायद उस गेंद में वो वैसे आउट ना होता, लेकिन वो बॉल शायद बहुत कम ही बॉल हो रहे हैं जो इस पिच में पड़ के कांटा बदल रहा है, वो हुआ इस सिराज की बॉल में. तो जब आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते पिच से और ऐसा कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली बात है, एक सरप्राइज होता है. तो क्या होता है, जब वो स्टोक्स की विकेट आती है तो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली बात है एक आपको विकेट भी मिलता है. लेकिन जब वो जिस हिसाब से जेमी स्मिथ ने वो मैच खेला, उन्होंने वो चीज़ उन्होंने हटाई. और सबसे पहले आपने प्रसिद्ध कृष्णा बात करूँगा, जितना उन्होंने शायद डिसअपॉइंट किया इस मैच में उतना इंडिया किसी ने भी नहीं किया. क्या बॉलिंग परस्पेक्टिव से, बैटिंग पे हम लोग आएंगे सेकेंड इनिंग्स पे, लेकिन हम लोग पहले भी बॉलिंग पे बात करते हैं. तो क्या हुआ, उन्होंने जो डिसअपॉइंटमेंट दी ना इंडिया टीम को, करुण नायर भी पहली इनिंग्स में 0 पे ही आउट हुए, ये भी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ सेकंड डे पे इंडिया के लिए. तो करुण नायर की शॉट उस समय कहीं से ऑन नहीं थी, क्योंकि हम लोग साई सुदर्शन से उम्मीद कर सकते थे वैसी शॉट की, क्योंकि साई सुदर्शन ने एक्चुअली इंडिया के लिए फर्स्ट टेस्ट मैच है. हम लोग चाहे जितना बोले, करुण नायर ने एक 100 किया टीम इंडिया से, जो शायद इस स्क्वाड के, इससे पिछली वाली स्क्वाड में बहुत ही, मुझे याद ही नहीं आखिरी बार 100 सहवाग नहीं किया वो उसके करुण नायर ने किया. उसके अलावा इंडिया शायद किसी ने किया ही नहीं. तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा बैटिंग में ख़राब हुई कि आपको जो कोलैप्स हुआ कि आप 471 पे ऑल आउट हो गया. एक समय इंडिया 600 की तरफ रीच कर रही थी, लेकिन आप जब उससे 100 रन कम हो जाते हो, हम चलिए आप ठीक है, आप 600 एक सोच थी, आप 550 बनाते, 500 बनाते, आप 471 पे ऑल आउट हो गए. देखिए, एक 471 और 501 कहने को 30 रन का अंतर है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ना वो दोनों टीम्स में, वो बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है. क्योंकि हर टीम सोचती है वाह यार 500 रन है. ये एक्चुअली ऐसा हुआ था इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रही थी 2015 में. तो क्या हुआ, जो मिचेल जॉनसन नीचे से आके 20-25 रन तेज कर गए थे, वो इंडिया को ज़्यादा नुकसान दे.
क्योंकि देखिए 305 310 आप सोचते हो कि यार कोशिश करते हैं 6 रन के हिसाब से करेंगे, हो ही जाएगा चीज़। लेकिन जो मिचेल जॉनसन ने नीचे से आके रन मारे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा इंडिया के लिए। तो जो नहीं होना चाहिए था उस वजह से इंडिया वो मैच हारी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मैच पे आते हैं। तो जो जेमी स्मिथ ने एक्चुअली रन बनाए, एक्चुअली जब जेमी स्मिथ की जो विकेट गिरी वो भी इतना प्रसिद्ध कृष्णा कोई ब्रिलियंस नहीं था उस पर। उसमें सिंपल सी बात है जड्डू की फील्डिंग थी, नहीं तो ये कैच अगर कोई शायद दूसरा फील्डर ले रहा होता तो शायद वो बाउंड्री के बाहर चला ही जाता स्लो में। बहुत ही इंडियन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फॉरनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो प्लीज़ यहाँ पे कोई और इंडियन फील्डर हो तो शायद से वो बाहर कैच लेके निकल जाता। वो साई सुदर्शन के टाइम पे आ गए। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि क्या होता है जी, आपको पहली बात तो 6 मीटर से 5 से 6 मीटर का लेंथ पकड़ना था सीम के लिए। लेकिन आपने क्या किया, वो 8 मीटर हमने कांस्टेंट देखा वो 8.1 पे ही ऑपरेट कर रहे। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा था, या तो फिर आप वो लेंथ डाल ही नहीं पा रहे हो जिसके से। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड की देखी तो उनकी क्या हुआ था, सब बॉलर्स ने लगभग इक्वल बॉलिंग गई थी। मैं अभी बैटिंग पे आऊँगा इंग्लैंड की और ज़्यादा डीपली। लेकिन उसके बाद इंडिया में देखा कि बुमराह ने 25 ओवर डाले, सिराज ने 27 ओवर डाले, प्रसिद्ध ने 20 डाले, जड्डू ने 23 डाले, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 6 ओवर डाले। शार्दुल ठाकुर ने 6 में 38 खाए भी है। लेकिन इसके अलावा आप शार्दुल ठाकुर पर इतना बिलीव नहीं करते, क्योंकि आज जब आप 3 ओवर स्पेल देते हो, आप बॉलर्स को स्टार्ट भी नहीं देते, तो ऑब्वियसली 1-2 ओवर तो आपको स्टार्ट में ही लगते हैं। अगर आप वो 6 ओवर का स्पेल भी नहीं दे रहे हो या 5 का भी नहीं दे रहे हो, तो फिर एक लिटरली कंसर्निंग थॉट है, क्योंकि आप मतलब शार्दुल ठाकुर की आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में एज अ बॉलर से बाहर है। तो फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ देख सकते हो। इट्स बैस्टन में मैं क्या करूँगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं बैस्टन की भी देखूंगा कि क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, वह पिच है सामने। लेकिन उसके अलावा ये देखने वाली बात है कि आपने क्या कहते हैं, इंग्लैंड ने क्या किया, वो 20-20 ओवर लगभग सबसे डलवाए। उससे क्या होता है कि किसी का एक का वर्कलोड ज़्यादा ही बढ़ता है। यहाँ पे बुमराह और सिराज का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और बात ये है कि देखिए बुमराह तो फिर भी ये है कि हाँ वो 3 से 4 ओवर का स्पेल डालते हैं, लेकिन सिराज को अक्सर हमने देखा है कि वो 6-7 ओवर का स्पेल डालते हैं। इस वजह से क्या होता है, सिराज में एक्चुअली क्या चीज़ है, सिराज को जब आप एक प्लान के अनुसार बॉल देंगे तो वो बहुत अच्छा बॉल डालेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे सिराज से खुद का दिमाग लगाओ, तो वो नहीं यूज़ कर पाते इतना अच्छे ब्रिलियंटली। शायद वो उतना टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सिराज है वो मैजिकल बॉल्स क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे विकेट बिल्कुल 2-3 विकेट इकट्ठे आ जाएं। तो उससे क्या होता है, वो रन्स बहुत ज़्यादा खाने चालू होते हैं। जैसे जब तक फर्स्ट सेशन हुआ सेकेंड डे नहीं थर्ड डे का, तब तक उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने वो मैजिक बॉल्स के चक्कर पूरी तरह से खोल के रख दिया इंग्लैंड ने उनको चाहे प्रसिद्ध कृष्णा को। सिराज को एक ओवर में 18 रन्स पड़े। उससे पिछले वाले ओवर में उनकी हैरी ब्रुक्स के साथ कुछ वार्तालाप हुई, जो भी कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रुक्स ने उन्हें अगले ओवर में 18 रन्स मारे। ये एक कंसर्निंग थॉट आता है। लेकिन फिर जो आपको सबसे ज़्यादा आई थिंक रन्स लगे होंगे वो ब्रेडन कास और क्रिस वोक्स के लगे होंगे, जो उनकी नीचे से पार्टनरशिप है। उसके बाद जॉश टंग के भी 11 रन है। एक्चुअली क्या हुआ, आपकी इंडियन टीम सेकेंड इनिंग्स और फर्स्ट इनिंग्स में दोनों ही में लास्ट में रन्स ही नहीं बनाती है। लेकिन आप सामने वाली टीम से इतने रन्स खा जाते हो कि वो आपको ना रन्स जो वो ख़राब लगने लगते हैं। ऑब्वियस याद है, आप 38, 12, 22 मतलब लगभग 60 रन क्रिस वोक्स से खाओगे, 11 रन जॉश टंग से खाओगे, मतलब 70-75 रन। उस बीच आपके कुछ तो एक्स्ट्राज आए होंगे, तो मान के चलते 80 रन आप इन तीनों से खाओगे, तो फिर आपको वो चीज़ बाद में चुभेगी। क्योंकि आप जब इंग्लैंड ने 300-465 रन बनाए, अगर ये लोग नॉर्मल से ज़्यादा आपके बैट्समैन नहीं तो ठीक ठाक, तो भी आप इनको 400 करीब रुक सकते थे, 400-450 पर। लेकिन जब वो 465 जाता है स्कोर, तो ऑब्वियसली आता है उन्होंने भी देखा सिर्फ 6 रन की ही लीड है अब इंडिया के पास। तो इंडिया के पास भी अब ऐसा कोई मैसिव एडवांटेज ऑब्वियसली बात है नहीं बचा हुआ है। तो इस वजह से उनका भी जो हुआ मोरल हाई हुआ। हालांकि उनकी सोच ही इस बात मामले में अलग जाती है, उस पर भी हम लोग आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब थर्ड डे उसी दिन शायद से इंडिया की बैटिंग आई। क्या होता है यशस्वी के दिमाग में, देखिए जब आप एज ए इंटरनेशनल प्लेयर इतने कैचेस छोड़ते हैं, आप देख रहे होते हैं कि ये हो रहा है, तो एट एंड कहीं ना कहीं वो माइंड में मेकअप चल ही रहा होता है। हालांकि जब मैं टेस्ट क्रिकेट करता हूँ तो आपको ये चीज़ ट्रेन होना चाहिए, ट्रेनिंग इसके लिए भी आपको देखना चाहिए कि मेंटल इश्यूज़ जो होते हैं कि आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आता है इस मैच में, इस गेम में जो लोग कहते नहीं कि क्रिकेट किसी को सेकंड चांस नहीं देती है, एक मैच में आपको सेकंड चांस नहीं मिलता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मिलता है, आपको वो बनाना पड़ता है। जैसा ने फर्स्ट इनिंग्स में तो ब्रिलियंट रन किया, लेकिन
सेकेंड इनिंग्स में उनका 4 ही रन आया। और ये एक लिटरली कंसर्निंग चीज़ होगी आने वाले मैचेस में कि वेस्टर्न को कैसा करते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो इस टेस्ट की बात क्या है कि आपके पास बुमराह ने जैसा बोला कि वो 3 टेस्ट खेलने वाले, तो जब बुमराह 3 टेस्ट खेलते हैं आप उसमें से एक हार जाते हो, वो भी लीड्स में, जो एक प्रॉपर पेसर्स के लिए ग्राउंड माना गया है। इस बार वैसा विकेट नहीं था, लेकिन तब भी बुमराह ने 5 विकेट निकाले, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पेस के लिए हेल्प नहीं थी। इंग्लैंड की तरफ से भी ज़्यादातर विकेट पेस ने निकाले और सेकेंड इनिंग में भी यही हुआ है। तो क्या होता है जब ऐसी चीज़ें आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, आपको ये वाला टेस्ट एटलीस्ट जीतना चाहिए था। आप 1-0 सीरीज़ में अब जाते वेस्टर्न में, उसके बाद आप देख सकते थे यहाँ अब आपको एक और विकेट टेकर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मैच में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ही विकेट टेकर नहीं दिखे। सिराज ने सेकंड इनिंग्स में बहुत बढ़िया बॉल डाला, उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये बात करेंगे कि फर्स्ट इनिंग्स में प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ इतना अच्छा नहीं किया है ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ है कि आपके पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शन थे वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह रह गए। जब जसप्रीत बुमराह आपके पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रह जाते हैं तो क्या होता है कि ऑपोजिशन भी जानती है आपको सिर्फ बुमराह को निकालना है। इंग्लैंड जब 4th इनिंग्स में चेस करना है तो उन्होंने भी जानते थे कि हमें सिर्फ फर्स्ट सेशन में कितना बुमराह डालेंगे, 3-4 ओवर स्टार्टिंग में डालेंगे, 5 डाल देंगे और लंच आते आते 2 ओवर और डाल देंगे, तो इन ओवर्स को छोड़ के हम बाकी ओवर्स में पिटाई कर सकते हैं। उन्होंने ये देखा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज आता है सामने टीम का, जहाँ बस सिर्फ एक ही विकेट टेकर बॉलर होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंडिया की थर्ड इनिंग्स के बारे में कि आप क्या अच्छा कर सकते थे। ऑब्वियस सी बात है कि राहुल ने क्या किया, जो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने क्या गलती की थी कि एक समय तो वो लोग इतना, राहुल ने ब्रिलियंट फर्स्ट इनिंग्स में भी खेला हुआ था। एक्चुअली इस मैच में सबसे ब्रिलियंट अगर मुझे एज अ प्लेयर कोई लगे कि जिनको अपना ऑफ स्टंप शॉट था, जिन्होंने फालतू की शॉट्स ट्राई नहीं करी, भले ही फर्स्ट इनिंग्स में वो आउट हुए, वो बाहर जाती हुई बॉल पे, लेकिन क्या वो एक लालच हो गया वो 50 का। लेकिन उसके अलावा राहुल ने जो कंपोजर दिखाया, पूरे मैच में अपना पेशेंस दिखाया कि हाँ मैं इंग्लैंड में खेल रहा हूँ, मुझे वो बॉल को रिस्पेक्ट करनी होगी, तो उन्होंने वो जो चीज़ दिखाई ना वो एक्चुअली इंडियंस को काफ़ी इंप्रेस करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग साई की बात करेंगे। क्या हुआ, एक चीज़ साई का अब हम लोगों को मेंटल ब्लॉक समझ में आया। क्या होगा, जो बॉल जो अंदर की तरफ आएगा, इनटू हिज बॉडी आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, वो उनका सर बहुत जल्दी गिर रहा है। हम लोगों ने ये चीज़ अब देखी है काफ़ी हद तक। इसको बेन स्टोक्स ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया। ऑब्वियसली बेन स्टोक्स की इस मामले में बहुत तारीफ़ करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। क्या हुआ कि साई जो होता है, साई सुदर्शन, उनका क्या होता है जब वो लेग साइड की बॉल खेलते हैं तो वो सर गिरता है। जब फर्स्ट इनिंग्स था तो वो जानते थे कि फर्स्ट इनिंग में बटरफ्लाई आपको फर्स्ट चेस्ट रन जल्दी चाहिए होता है, तो उस वजह से वो जानते थे वो स्ट्रैप में फंसेंगे। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब वो स्ट्रैप में नहीं फंसे तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अच्छे से स्क्वायर लेग पे चौका खाया उससे पिछली बॉल पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वही फील्डर लगा, वहीं बॉल डाला, वहीं पे साई सुदर्शन ने मारा। क्योंकि जब आपका हेड गिर जाता तो आपके पास वहीं ही शॉट जाएगी। जैसे हम लोग ने अक्सर ये मोहम्मद रिजवान की तो एक्चुअली टेक्निक इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गंदी, उनकी तो हर बॉल लेग पे जाती है। लेकिन उनकी क्या होता है पोजीशन, जब मोहम्मद रिजवान खेलते थे उनकी पोजीशन गिरती जैसे है, वो बिल्कुल लेग में ही जाएगा उनका हर शॉट। आपने देखा वो हर शॉट लेग में मारने का ट्राई करते हैं, चाहे कहाँ का भी बॉल हो। लेकिन जब साई सुदर्शन की बात आती है तो जब वो इनटू हिज बॉडी होता है तब उनका सर गिरता है। तो इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है इस पिच में। ज़्यादातर ऐसी पिचेस में हम लोग जिस गेम चेंजर की बात कर रहा हूँ मैं वेस्टर्न के लिए, वो कुलदीप यादव हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए वेस्टर्न की विकेट जो है वो इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा फ्लैटिश ट्रैक्स रही है काफ़ी समय से, कि वेस्टर्न ही सबसे फ्लैट विकेट है यहाँ पे। याद हो तो हम लोगों को याद होगा एक ब्रिलियंट 100 भी आया था विराट कोहली का, आई थिंक 149 समथिंग मारे थे और सेकेंड इनिंग्स में 51 मारे थे। और इंडिया ये टेस्ट मैच 31 रन से हारा था जब 2018 में या 2022 में जब यहाँ टेस्ट मैच हुआ तो इंडिया आई थिंक 7 विकेट से हारा था, 7 या 6 विकेट से, जब जॉनी बेयरस्टो और जो रूट के बीच वो पार्टनरशिप हुई थी, ब्रिलियंट पार्टनरशिप, जब इंडिया ने आई थिंक 370 समथिंग चेस करा दिया था। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इस टूर के लिहाज से, क्योंकि अगर आप सेकंड टेस्ट मैच आते तो आप ऑब्वियसली तो लॉर्ड्स ऑफ प्रेशर लेके जा रहे हो। एक बार आप लॉर्ड्स हार गए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, फिर जो करना है वो इंग्लैंड कर रही होगी इस पूरी सीरीज़ पे। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। फिर हम लोग आएंगे गिल के ऊपर। गिल ने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होने गए।
फर्स्ट इनिंग्स में हाँ उन्होंने वो वैसा खेला भी था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ, वो बॉल जो था इतना शॉर्ट था नहीं कि आप कट के ले जाओ ना, उतना रूम दिया था उन्होंने, तो इससे क्या हुआ, आप वो चॉप डाउन हुए खेलते हुए। देन हम लोग बात करेंगे पंत की इनिंग्स की। एक्चुअली अगर दोनों इनिंग्स में राहुल के बाद देखा जाए सबसे अच्छे इंडियन बैट्समैन पंत लगे हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों इनिंग्स में 100 स्कोर किया। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे पहले सेना कंट्रीज में से विराट कोहली ने 200 स्कोर किए थे। इससे पहले जब हुआ था ये चीज़ तो आई थिंक एडिलेड में विराट कोहली ने किया था, और जब किसी कीपर ने किया हो तो ये सिर्फ एंडी फ्लावर ने किया हुआ है। और इस ग्राउंड में ऑब्वियसली होता है, इस ग्राउंड में भी ऐसा दूसरी बार ही हुआ है। ये इससे पहले शाय होप ने आई थिंक 2017 में किया था, या उसके बाद मुझे ईयर नहीं याद है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन तो ये एक बिल्कुल ही बड़ी बात है, और इंडियन टेस्ट विकेट कीपर के लिए तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि शायद पंत पहले ही ऐसे टेस्ट विकेट कीपर हैं इंडिया के जिन्होंने ये चीज़ करी है। सबसे बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड तो पंत के साथ हो गया, जिस मैच में वो 100 स्कोर करता है वो इंडिया नहीं जीतती है आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इससे पहले उनका इंग्लैंड में 200 था, इंग्लैंड में उनका चौथा 100 था, इस मैच में 200 है। और इसके पहले उन्होंने जब पहला 100 स्कोर किया था वो ओवल में था, तब राहुल ने भी स्कोर किया था, तब इंडिया एक्चुअली जीत रही थी वो मैच। लेकिन तब एक आदिल रशीद की ज़बरदस्त बॉल आई, ज़बरदस्त रिक स्पिनर आई, और वो के राहुल की विकेट ले गई। इसके बाद उन्होंने स्कोर किया एजबास्टन में 2022 में स्कोर किया था, जब इंडिया जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने उससे ब्रिलियंट इनिंग्स खेली सेकेंड इनिंग्स में। इसके अलावा उन्होंने अभी स्कोर किया, इसके पहले उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किया 100, आई थिंक सिडनी में किया था, 150 किया था 2018 टूर में, तब वो मैच भी इंडिया का ड्रॉ हुआ था, वो बारिश हो गई थी, नहीं तो वो मैच इंडिया जीत रही थी। इसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी 100 स्कोर किया था, आई थिंक 22 वाले टूर में। उन्होंने क्या किया था कि शायद सेकेंड या थर्ड मैच में सेंचुरी करी थी केप टाउन में, तब इंडिया हारी थी वो मैच। जोहानिसबर्ग में शायद किसी की सेंचुरी नहीं थी, और सेंचुरियन में भी केएल की सेंचुरी थी, और सेंचुरियन में लोग फर्स्ट टाइम तब जीते थे, मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद करुण नायर पे फिर आएंगे यार। करुण नायर ने जिस हिसाब से जितना बोला था क्रिकेट गिव भी बहुत पूछा, सो करुण नायर ने वो चीज़ करके दिखाई, पूरा डोमेस्टिक टूर्नामेंट इस बार के हिला के रख दी है। जिस तरह से उन्होंने स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट से खेला, उनकी एवरेज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या होता है कि इंटरनेशनल, अब आपको वो डिफरेंस दिख रहा होगा करुण नायर की इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में। करुण नायर आई थिंक एक डोमेस्टिक के प्लेयर नहीं रहने चाहिए, मैं खुद चाहता हूँ वो बहुत अच्छा खेलें आगे जाके, लेकिन ये चीज़ लिटरली आपको वरी कर रही है, क्योंकि अब आपकी क्या है, साई के साथ वो एज साथ में है, वो हर चीज़ सही करने की वो सब कुछ है। लेकिन आप जब 33 के आसपास होंगे करुण नायर, तो क्या होता है आपके पास वो चीज़ें सही करने का टाइम नहीं। ऑब्वियसली याद आप 8 साल इंडियन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से दूर रहो, तो आपको भी अपनी विकेट पे एक प्राइस टैग होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने विकेट बहुत चीप प्राइसेस में रखी हुई है। जड्डू की बात करेंगे, आई थिंक अब जड्डू का भी टाइम धीरे धीरे ओवर होने की तरफ बढ़ रहा है। ऑब्वियसली होता है, चाहेगा तो कोई नहीं कि वो ओवर हो, लेकिन ये टाइम ओवर होने की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग जड्डू से आगे देखना पड़ेगा कि और कौन सा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, या फिर शायद सुंदर को आप यहाँ पे खिला सकते हैं, क्योंकि जड्डू ने क्या किया, चलिए बैटिंग की अगर हम लोग बात भूल भी जाए, सेकेंड इनिंग्स में आपने अराउंड द विकेट स्टार्ट किया। आप अगर वो ओवर द विकेट स्टार्ट करते तो आपको देखिए आपको बार बार टर्न भी मिला, आपने बेन स्टोक्स की विकेट भी ली, लेकिन आपने सेकेंड इनिंग्स में क्या किया, सबसे पहले अराउंड द विकेट स्टार्ट किया, और अब वो 2 चौके आराम से खाए बेन डकेट से। हम लोग यशस्वी जायसवाल की कैचिंग में भी ज़रूर आएंगे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने सेकेंड इनिंग्स में बैट से इंप्रेस नहीं किया, फिर वही टेल 4-0-0-0। तो ये जो आपकी टेल्स रन नहीं बना रही है ना, ये एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, क्योंकि इंग्लैंड की टेल बहुत रन बनाती है। इस बार भी वही हुआ जो मैंने फर्स्ट इनिंग्स में कहा कि आपकी तरफ से एक बॉलर बहुत ज़्यादा ओवर डालता है, लेकिन उनकी तरफ से क्या हो रहा है कि हर बॉलर बराबर ओवर डाल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके किसी बॉलर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। स्पेशली सिराज में मैं ये देखता हूँ, बुमराह फिर भी 3-3 4-4 ओवर के स्पेल कराते हैं, लेकिन सिराज 7-7 ओवर के स्पेल करा रहे होते हैं, लंबे लंबे स्पेल्स। इस वजह से क्या होता है, सिराज पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है एक तरफ से। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ इनिंग्स के बारे में आएंगे। तो क्या हुआ, जब दूसरी टीम को देखती कि इतना बड़ा टारगेट है 371 का आई थिंक, तो दूसरी टीम क्या सोचती है कि आप पहले ड्रॉ के ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे मैच क्या हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड जिस अप्रोच से सब खेल रही कि सिर्फ रिजल्ट निकालना, हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, पहले अब तो रिजल्ट चाहिए फिर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो मतलब वो मैच जीत के लिए ही जाना था, ये बात हमेशा से ही कन्फर्म थी कि वो लोग जाएंगे तो मैच जीतने के लिए ही जाएंगे। वो लोग वो ड्रॉ की जो मैंटेलिटी नहीं, वो बिल्कुल ओवर करके आते हैं।
तो इसके बाद जैक क्रॉली ही स्टार्ट करते हैं इस इनिंग्स को भी। तो जैक क्रॉली क्या करते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या होता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव गए थे। आपको ये शायद से ना पता हो, लेकिन ये जैक क्रॉली की सेकंड स्लोएस्ट 50 है। तो देखिए जब जैक क्रॉली जैसा बैट्समैन इतना आराम से खेला, मतलब वो लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से फाउंडेशन ले करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से बेन डकेट तेज मार रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात इंग्लैंड की है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे पीछे इधर उधर करके शॉट्स नहीं मारे। बेन डकेट ने स्पेशली जब वो 2 रिवर्स स्वीप की चौके मारे तो वो आई थिंक 80s में एंटर हो चुके थे। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें ये हो जाती हैं कि आप मेरिट पे खेल लो शॉट, तो आप वो रिस्क नहीं ले रहे हो। जो रिस्क आप नहीं लेते उससे क्या होता है कि आप अपने जीतने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। और ऊपर से इंडिया ने बहुत गंदा बॉल डाला है, सिराज और बुमराह को छोड़ के बाकी ने। एक्चुअली सिराज ने जो फर्स्ट इनिंग्स के सेकंड सेशन में किया था कि आपने प्रसिद्ध लोगों ने बीच में 10 ओवर में एक बार 93 रन दे दिए थे। तो क्या हुआ, सिराज अपनी उन गलतियों को रेक्टिफाई किया, वो उन्होंने मैजिक बॉल्स क्रिएट करने की सेकंड इनिंग्स में कोशिश नहीं करी। और सेकंड इनिंग में सिराज ने बहुत अच्छा बॉल डाला, वो प्ले एंड मिस चलता रहा। एक कैच भी गई बेन डकेट की, जो फिर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही एक डॉली कैच एक्चुअली हम लोग कहेंगे छोड़ी हुई है। और यशस्वी जायसवाल पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको टीम से बाहर निकालो, बिल्कुल नहीं, बहुत ही मतलब एक कमाल के बैट्समैन। आपकी बैटिंग लाइन कई ज़्यादा उन पर टिका हुआ है, क्योंकि अभी शुभमन गिल का फर्स्ट 100 है सेना में, तो हम लोग उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। तो आपको यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा आई थिंक मेंटल थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। कोई बात नहीं, कैच गई तो गई, ठीक है। इस मैच में जो हुआ अगले मैच हम लोग को ध्यान देना है। जैक क्रॉली ने विकेट ली, बेन डकेट का वो जो 149 ब्रिलियंट आया, देखिए 1 रन से 150 चुक गए। नीतीश कुमार रेड्डी का भी वो कमाल का कैच था। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की हम लोग किसी भी इनिंग्स में ये नहीं कह सकते वो शॉर्ट ऑफ लेंथ वो या तो बिल्कुल ही मुंह पे कर रहे बॉल की आओ चौका मार दो हमें, या तो बिल्कुल ही पीछे कर रहे तो मैं एक काम को कट या पुल का चौका मार दो। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि वो 4 से 6 मीटर का लेंथ पकड़े, जिससे क्या होता है कि बैट्समैन को जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, वो क्रैम्प कराइए। आप कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें ट्राई करनी होंगी खेलने के लिए। ओली पोप ने इस इनिंग्स में कुछ नहीं किया, और जो उसके बाद जब विकेट बेन डकेट किया, शार्दुल ने वो दूसरा विकेट निकाला, तो ये सोचने की बात थी कि आपने शार्दुल को पहली इनिंग्स में बॉल नहीं किया। शायद देखिए शार्दुल के साथ काफ़ी देखा कि लक का फैक्टर भी रहता है कि वो विकेट्स लेते हैं। उन्होंने पिछली बार जब आखिरी बार इंग्लैंड में खेले थे ओवल टेस्ट मैच, तो उन्होंने क्या किया था कि चॉप डाउन हुए थे उनसे जो रूट, तो ये भी काफ़ी देखने की बात है। फिर हैरी ब्रुक को भी उन्होंने डाउन द लेग में कैच कराया, जो कि एक मतलब बहुत ही अलग तरह का डिसमिसल था। अक्सर हैरी ब्रुक्स ऐसे आउट नहीं होते हैं कि फर्स्ट इनिंग से भी उन्होंने भी 99 मारा था। फिर बेन स्टोक्स की शायद सबसे ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार शॉट थी। आगे ये मैच इंग्लैंड आती तो बहुत सारे सवाल बेन स्टोक्स पे खड़े थे कि आपने वो शॉट मारी कैसे, कि आप बिल्कुल मैच अच्छा चल रहा था, मैच इक्वल में था, लेकिन आपने वो शॉट मार के दिखाया कि अभी शायद से आपने बहुत कैजुअल ले गए थे उस मैच को। हाँ, हालांकि अब आप टॉस के बाद देखिए बेन स्टोक्स आए हों, बात करें कि नहीं ये हम लोग तो 450 भी चेस कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं इससे वो भी डरे होंगे। वो खुद इंडिया को थैंक यू बोलेंगे जो 3, 4, 5, 6 कैचेस छोड़े गए, आई थिंक 9 छोड़े गए, मुझे काउंटिंग नहीं याद है। तो जो वो कैचेस छोड़े गए तो उससे क्या हुआ है कि इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा गेम में आने का मौका मिलता रहा। फिर जेमी स्मिथ पे बात करेंगे, एक बहुत पॉजिटिव लेके जा रही है इंग्लैंड इस मैच से कि जेमी स्मिथ ने जैसे रन मारे फर्स्ट इनिंग्स में भी, वो जिस तरह से आउट हुआ बिल्कुल बनता नहीं था। हल्का सा बॉल टाइमिंग सही होती, शायद जेमी स्मिथ वो 6 मार देते। उसके बाद क्योंकि ज़रा सा इतना शायद 1 मीटर बचा बाउंड्री से, ज़्यादा नहीं बचा होगा। और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में तो उन्होंने बिल्कुल मैच इनिंग 6 लगा के मैच जीता है। तो फिलहाल इस मैच में क्या हुआ, इस मैच की सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कैचिंग, यशस्वी जायसवाल और पूरी इंडियन टीम की। फिर सेकंड चीज़ आती है जो बाकी बॉलर्स ने बुमराह को सपोर्ट नहीं दिखाया। सिराज ने सेकंड इनिंग्स में दिखाया लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में नहीं दिखाया ये चीज़। और फिर आपने शार्दुल ठाकुर से तब बॉल क्यों नहीं टोला है। अगर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे तो आप क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप शार्दुल की जगह एक प्रॉपर एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं हमारे कुलदीप यादव को, क्योंकि देखिए ये जो ट्रैक है ये एक तरह से ओडीआई का ट्रैक लगता है जैक्सन का। तो इससे क्या होता है कि आपको जब एक प्रॉपर ओडीआई बॉलर लाओगे तो वो हेल्प मिलेगी। और कुलदीप यादव ने टेस्ट खेला भी हुआ है। उसके बाद अगर आप चाहें तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह एक आप चेंज कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए अर्शदीप का, क्योंकि अर्शदीप भी एक प्रॉपर ओडीआई T20 बॉलर, वाइड बॉल कराते हैं काफ़ी, और उस पिच में वाइड बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न टेस्ट के बारे में, और बीच में हम लोग बिल्कुल एक वीडियो किसी न किसी क्रिकेटर पे लाएंगे, उसकी
चीज़ों पे कि कैसे टेक्निक है। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।